यानी हम बोल सकते हैं कि पुष्पों का पिलर कौन है, तो पुष्प का पिलर होता है थैलेमस या पुष्पासन। देते हैं ना तो इसे लेकर देते हैं, इसी को पकड़ कर देते हैं कि ल ले लही, एक बाद से हमरे फेर में रही है, बस समझ रहे हैं, मतलब पुष्प वृंत को पकड़ कर देते हैं। अब तो हेलो डियर साथियों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th का बायो का चैप्टर 2। चैप्टर फर्स्ट जो था उसको हमने फिनिश कर दिया है, चैप्टर 2 का ये फर्स्ट वीडियो है। तो चैप्टर 2 जो है ना आपका, वह है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एकदम चित्र के साथ बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो केवल ये सिंपल लेक्चर होगा, इसके आने वाले वीडियो में आपको और भी बढ़िया बढ़िया डायग्राम के साथ आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना बकवास किए शुरू करते हैं क्लास को। तो अगर हम पहले चैप्टर की विशेषता की बात करें तो पहले चैप्टर में आपको जंतु और पादप दोनों के बारे में पढ़ना था, ठीक है, जनन से संबंधित। लेकिन चैप्टर 2 जो है ना, ये केवल पुष्पी पादपों के बारे में पढ़ना है, और चैप्टर 3 मानव के बारे में। इतना सा तो आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर हम पुष्पी पादपों की बात करें तो पुष्प दो तरह के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी द्विलिंगी का मतलब समझ पा रहे होंगे कि एक लिंगी का मतलब कि अगर पुष्प में नर और मादा दोनों शामिल हो, ठीक है, तो उसको द्विलिंगी कहेंगे, समझ रहे हैं। अर्थात हम लोग मादा भाग को गाइनोसियम कहते हैं और नर भाग को एंड्रोसियम। तो ये जिस पुष्प में दोनों होगा उसको बोलेंगे द्विलिंगी। तो आपको ये जो पुष्प दिख रहा है, जिस डायग्राम यहाँ पे, यह डायग्राम द्विलिंगी पुष्प है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों भाग है। ध्यान से देखिएगा, ये बीच वाला जो लोटाकार संरचना दिख रहा है आपको, ये बैगन के जैसा है, इस वाले को बोलते हैं मादा भाग, क्या चीज़, गाइनोसियम। जबकि इधर छोटा सा एक लॉलीपॉप जैसा निकला हुआ है, छड़ी जैसा है, यहाँ पे साइड साइड से 1 2 3 4 ये करके, वो सब क्या है, मादा भाग है, क्योंकि इसके अंदर पराग कण होते हैं, और पराग कण होता है नर भाग, और ये होता है अंडाशय जिसके अंदर बीजांड होता है, ये मादा भाग होता है। तो आई होप आप समझ गए कि द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प में गाइनोसियम और एंड्रोसियम का होना जरूरी है। लेकिन अगर किसी पुष्पों में ये अंडाशय नक्को होता है, केवल ये होता है, चाहे अंडाशय होता लेकिन ये दोनों नहीं होता, मतलब नर भाग नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं एक लिंगी पुष्प, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, पुष्पों का खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। एक नंबरिया में आपसे पूछेगा पुष्प का खेती करना क्या कहलाता है, तो आप बताइए क्या चीज़, फ्लोरिकल्चर। और पुष्प के बारे में अध्ययन करना एंथोलॉजी, यहाँ पे वाई छोड़ दिया है, ठीक है। पुष्प का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। मतलब हम इस वीडियो में एंथोलॉजी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एंथोलॉजी। देखिए, पुष्प के सबसे निचले पार्ट से शुरुआत करते हैं। ये एक डंडा है, डंडा नहीं उसका टहनी है, जिस पर एक खूब अच्छा सा खिलता हुआ पुष्प है, ठीक है। इस पुष्प में जो ये सबसे छोटा पतला सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, डंटी, जिसमें 2 पत्ती दिख रही है आपको, इस छोटे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पुष्प वृंत या पेडिसेल। क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत या पेडिसेल। यह ना इस तना से पुष्प के समस्त भाग को जोड़ कर रखता है, ठीक है। देखिए, इसका काम यही ना कि पुष्प को इससे जोड़ कर रख देना है, खत्म। लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हम नहीं और सब करते हैं लोग। जैसे लवर्स की बात करें, अगर प्रेम और प्रेमिकाओं की बात करें, तो जब भी किसी को देते हैं ना, तो इसे लेकर देते हैं, इसी को पकड़ कर देते हैं कि ल ले लही, एक बाद से हमरे फेर में रही है, बस समझ रहे हैं, मतलब पुष्प वृंत को पकड़ कर देते हैं, अपनी जीएफ या वीएफ जो भी कहिए, ठीक है। तो वो तो खैर इसमें काम में आएगा नहीं, हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ें केवल पुष्प के सभी संरचनाओं को इस टहनी से, इस शाखा से जोड़ कर रखता है, खत्म। इसके अगले पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, एक कटोरी जैसा संरचना आपको दिख रहा है, कटोरी जैसा। तो इस कटोरी जैसी संरचना के ऊपर ही सब पार्ट्स क्या है, निर्भर है। तो इस कटोरी जैसी संरचना को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ये वाला देखिएगा, पुष्पासन या थैलेमस बोलते हैं। क्या चीज़, पुष्पासन या थैलेमस। पुष्पासन का मतलब कि पुष्प का समस्त भाग जहाँ पर आसन करेगा, बैठेगा, चाहे वो एंथर हो, पोलन ग्रेन्स हो, कुछ भी हो, पुष्प का भाग जहाँ पर आसन करेगा उसको बोलते हैं थैलेमस या पुष्पासन। पुष्पासन ना, पुष्पासन, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे अंडाशय, एंथर या ये जो दलपुंज है, ये सब इसी पर क्या है, निर्भर है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि पुष्पों का पिलर कौन है, तो पुष्प का पिलर होता है थैलेमस या पुष्पासन, ठीक है, जो सपोर्ट करके रखता है, एकदम खड़े रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे हरी हरी पत्ती दिखाई देगी, इसमें तो हरी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आप अगर डायग्राम चित्र देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, इसमें हरी हरी स्ट्रक्चर सब नीचे दिख रहा है, नीचे। तो इस हरी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, बाह्य दलपुंज या कैलिक्स,
क्या बोलते हैं, बाह्य पुंज या कैलिक्स। देखिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये देता है, जब यह पुष्प छोटी चूकी होगा, हेती चूकी, अर्थात ये इस तरह से होगा, देखिएगा ऐसे होगा, ठीक है, मतलब जब खिला नहीं होगा, ठीक है, पुष्प जब खिला नहीं होगा तो बाहर से ये दिख रहा है हमारा हाथवा, ये बाह्य दलपुंज का काम करता है, हाथ जैसे आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये मतलब ये बाह्य दलपुंज जो है ना कैलिक्स, ये पुष्प के सभी संरचनाओं को ऐसे ढक कर रखता है, बंद करके, ठीक है, और टाइम आने पर इसको ऐसे आ कर देता है तो सब निकल जाता है पुष्प का भाग। इसका मतलब कि बचपन में इस पुष्प को सिक्योरिटी देने वाला जो भाग था वो था बाह्य दलपुंज, कैलिक्स। अब कैलिक्स की संख्या बहुत ज़्यादा होता है तो इसके एक भाग को हम सेपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेपल, ठीक है, एक भाग को क्या बोल दिए, सेपल। सेपल का रंग जो होता है ना वो ग्रीन होता है, क्या होता है, ग्रीन, हरा। तो कली अवस्था में मतलब पुष्प जब छोटा रहता है, बचपन में रहता है, ठीक है, उस समय पुष्प के सभी भागों को यही भोजन प्रदान करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर होते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो बचपन में इनको भोजन कौन खिलाया, ये खिलाया बाह्य दलपुंज, लेकिन जब बड़ा होता है तो झड़ जाता है, खत्म हो जाता है, इसका खत्म कहानी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जब पुष्प वृद्धि करेगा तो ये ढक्कन नीचे चला जाएगा इसका बाह्य दलपुंज, उसके बाद से कुछ निकलेंगे इसमें से लाल लाल, पियर, हरियर तो निकलता है, किसी किसी में सफ़ेद भी निकलता है। तो जो कलरफुल होते हैं, लाल होगा, गुलाबी होगा, पीला होगा, ठीक है, उस सब कलरफुल पार्ट्स को हम बोलते हैं दलपुंज, ठीक है। जैसे गुलाब में गुलाबी होता है, अड़हुल में लाल होता है, सरसों के फूल में क्या होता है, पियर होता है, ठीक है। तो जो कलरफुल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दलपुंज। कोरोला, नॉट करैला, कोरोला बोलते हैं। करैला के करैला नहीं, कोरोला के एक इकाई को पेटल बोलते हैं, इसके इकाई को सेपल, सेपल पेटल, ठीक है। आइए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए इस सेपल का काम क्या होता है, इसका तो सब समझ रहे हैं। जो पेटल जो होता है, कोरोला या दलपुंज, ये क्या करता है ना कि भंवरों को आकर्षित करता है, और साथे साथे उन लोगों को भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। यानी इसका मेन काम है दलपुंज का कि भंवरों को आकर्षित करना, ठीक है, लुभा देना। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं 10 क्लास में पढ़े होंगे कि परागण की प्रक्रिया भंवरों के द्वारा सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर भंवरे इस पर कीट पतंगे ज़्यादा आएंगे, मंडराएंगे, तो इसका परागकण इसमें किसी भी तरह से चला जाएगा, निषेचन हो जाएगा। तो भंवरे को बुलाने के लिए जो काम करने का ठेका ले लेना होता है उसका नाम है कोरोला या करैला, या जो भी कहिए, बाह्य दलपुंज या पेटल बोलते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद यहाँ से एक छोटी सी संरचना निकली हुई है, ये बीच वाला जो बैगन जैसा कह रहे थे आपको, इस संरचना को हम बोलते हैं क्या चीज़, गाइनोसियम या मादा भाग। इसके 3 भाग होते हैं, गाइनोसियम या मादा भाग के कई भाग, 3 गो। कौन कौन सा होता है, तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, यहाँ पे देखिएगा, ये गोल स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ओवरी या अंडाशय बोलते हैं। इसी के अंदर होता है बीजांड, ठीक है, इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी फिलहाल ये देखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये थोड़ा लंबी संरचना जो दिख रहा है ना आपको इतना, इसको बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका बोलते हैं, ठीक है। ये एक संकीर्ण रास्ता है जहाँ से पराग नली गुजरता है और परागकण इसके अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। एक लंबी संरचना आपको दिख रहा है ब्लैक टाइप से, इस ब्लैक वाली संरचना को हम बोल देते हैं क्या चीज़, पराग नली, जिसके अंदर से परागकण प्रवेश करता है कहाँ, बीजांड के अंदर, ठीक है। खैर ये बाद में आएगा, ठीक है, अभी आइए यहाँ पे। तो आप समझ गए कि सबसे नीचे वाले स्ट्रक्चर को हमने अंडाशय या ओवरी बोला, उसके बाद इस लंबी बेलनाकार स्ट्रक्चर को स्टाइल या वर्तिका बोल दिया, और सबसे ऊपर वाला जो छोटी खोपड़ी है यहाँ पर, इसको हमने क्या बोल दिया, वर्तिका स्टिग्मा, यानी ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये तीनों के तीनों किसके भाग होते हैं, तो गाइनोसियम यानी मादा भाग होते हैं, ठीक है, समझ गए। देखिए अब इसका काम क्या है, इसके अंदर तो ये बना, देखिए अंडाशय जो होता है ये फल में परिवर्तित हो जाता है, किस में, फल में। याद रखिएगा दोस्तों, आगे जब पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़ाएंगे ना, तो उसमें ये सभी कहानी आएंगी उसमें, ठीक है। तो ये अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में, और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बीजांड, ये बीजांड बदल जाता है किस में, बीज में, ठीक है। और ये इसका काम क्या है कि यहाँ से पराग नली को ये आने के लिए रास्ता देता है, क्योंकि जब पराग नली आएगा तो इसका सबसे ऊपर पार्ट है वर्तिका स्टिग्मा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ इसके ऊपर नर गैमेट्स आते हैं जिनको हम परागकण कहते हैं, क्या कहते हैं, परागकण, उसकी भी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो ये वहाँ समझ में आ गया। अब देखिए इसमें दिख रहा है आपको लॉलीपॉप जैसा कुछ सामान यहाँ पे, ठीक है, डंडा वाला, लकड़ी वाला। तो
तो इस लकड़ियाँ जो होता है ना, ये लकड़ी यहाँ पे आपको 5 को दिख रहा है, ठीक है। इन 5 लकड़ी को एंड्रोसियम या नौर भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम या नौर भाग, ठीक है। तो नौर भाग के 2 भाग, नौर भाग के कई गो भाग? 2 गो, एगो गोलका लड्डू, एगो लमका। यहाँ पे जो डंडा दिख रहा है ये, तो गोलका लड्डू को हम लोग पराग कोष या एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कोष। पराग कोष का स्ट्रक्चर भी हम अभी करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स है एक तरह से इसका स्ट्रक्चर पढ़ना, लेकिन आपको डायग्राम के साथ पढ़ाएंगे एकदम, चिंता मत कीजिए। पराग कोष को एंथर कहते हैं। पराग कोष के अंदर ना छोटे छोटे पराग कण का क्या होता है? निर्माण होता है। पराग कोष के अंदर क्या होता है? पराग कण का निर्माण होता है, ठीक है। और पराग कण जो होते हैं ये क्या होते हैं? नौर भाग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? नौर भाग, है ना। अब देखिए, तो पराग कोष के अंदर क्या बनता है? पराग कण। पराग कोष को काट देंगे तो पराग कण नहीं बन पाएंगे। अब पराग कण नहीं बनेंगे तो वर्तिकाग्र पर नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, फल नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा, ये फूल में चौपट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो ये हुआ। अब यहाँ पे होगा कि जब परागकण बन जाएगा इसके अंदर ना, तो इसमें होगा स्फुटन, मतलब ये फूटेगा। अब फूटेगा तो इसके परागकण बाहर आ जाएंगे, और इसके ऊपर कौन मक्खी आएगी, बैठेगी आराम से पराग रस निकालने के लिए या घूमने के लिए, चाहे टहलने के लिए, ठीक है। तो जब टहलने के लिए आएगी तो इसके पैरों में या इसके पंखों में चिपक जाएगा कौन? परागकण। और परागकण अनगिनत संख्या में होते हैं। अब जब ये उड़ के कहीं हो सकता है कि इसी के ऊपर आ जाए, तो इसका परागकण इसके अंदर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से लुका के सीधे चल जाएगा, कहाँ हुआ? नली में होते होते सीधे यहाँ बीजांड के अंदर, ठीक है। निषेचन हो जाएगा, फल बनेगा, फ्रूट्स बनेगा, हम लोग खा जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पराग कोष का बहुत मेन रोल होता है, और सबसे मेन रोल होता है उसके अंदर परागकण का, हालांकि सबका मेन रोल है, ठीक है। देखिएगा आगे, तो हमने कहा कि आपको एंड्रोसियम या एंड्रोसियम अर्थात नौर भाग जो होता है इसके 2 भाग। एगो गोलाकार संरचना को हमने बोल दिया क्या चीज़? पराग कोष, जिसके अंदर परागकण बनते हैं। परागकण वर्तिका पर किसी भी तरह से, वर्तिकाग्र पर किसी भी तरह से पहुंचना जरूरी है, तबे होगा परागकण, तबे मिलेगा हमको फल, तबे बनेगा बीज, तबे रोपेंगे अगला बार, ठीक है। आगे यहाँ पे एक संकीर्ण छोटी सी पतली सी डंडी दिख रही है, ये डंडी, इस डंडी को हम बोलते हैं क्या चीज़? पुतंतु या फिलामेंट। फिलामेंट केवल ये हैंगा नहीं रोकले रहता है किसको? पराग कोष को, कि ते यही रहो, तू यहीं पे रहो, नहीं तो आगे तुम अगर नीचे गिरेगा ना तब इसमें फल नहीं बनेगा, अब मालिक हमारा फल नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये केवल रोकने का काम करता है पराग कोष को, कौन? पुतंतु या फिलामेंट। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे पुष्पों की संरचना के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए कैसा लगा, ठीक है। आगे यहाँ तक तो हमने केवल देखा कि पुष्प का जनरल स्ट्रक्चर की इसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे परागकण बनते हैं, इसके स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी इसके अंदर जो जटिल कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ना, ये 2 भाग गाइनोसियम एंड्रोसियम, इनका स्ट्रक्चर पार्ट 2 में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, है ना। तो मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।